सर। गुड मॉर्निंग। सर मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हाँ बेटा। यस बोलो। सर ये जो टॉपिक है एक छोटा गणराज्य, ये दोबारा बता दो। ठीक है बेटा, देखिए, एक छोटा गणराज्य का मतलब होता है कि ग्रामीण समुदाय का जो माहौल है उसको कुछ अंग्रेज अफसर उसको मानते कि जैसे कि कोई छोटा गणराज्य हो, ऐसा लगता है। क्योंकि यहाँ पर उनको क्या क्या विशेषताएं नजर आती हैं कि ये आकार में तो छोटा है, लेकिन यहाँ पर सामूहिक स्तर पर भाईचारा देखने को मिलता है। संसाधन और श्रम का बंटवारा करते हैं, यानी मिल बांट करके काम करते हैं। जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को ये आपस में बांट लेते हैं, ये पता चलता है। संपत्ति के बारे में पता चलता है कि यहाँ पे पर्सनल प्रॉपर्टी होती थी, लेकिन जाति और जेंडर के आधार पर बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होता था। यानी जाति में उच्च जाति भी होती थी, निम्न जातियां भी होती थी। इसी तरह से पुरुष वर्ग और महिला के अंदर उनमें भी भेदभाव देखने को मिलता था। पुरुष के पास ज़्यादा डिसीजन टेकिंग पावर थी, यानी वो ज़्यादा मतलब उनका प्रभाव ज़्यादा था, महिलाओं का प्रभाव इतना ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे आगे बता रखा है कि कुछ ताकतवर लोग गांव के बारे में डिसीजन लेते थे, जिनके पास में काफ़ी आर्थिक संसाधन रहे होंगे, और वो कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। ये कमी है। छोटा गणराज्य तो है, बाकी सारी बातें ठीक है, भाईचारा भी है, संसाधनों श्रम में बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन जातिगत भेदभाव है, लिंगगत भेदभाव है, और कमज़ोर वर्गों का शोषण है, ये कमी है। न्याय करने का अधिकार भी किन लोगों को मिला हुआ है? ताकतवर लोगों को। तो ये भी इसकी एक कमी हो जाती है। तो यहाँ पे हम 3-4 कमियां इसके अंदर देख चुके हैं, वो हम लिख सकते हैं। इससे अगले पैराग्राफ में इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है, गांव और शहरों के बीच होने वाले व्यापार की वजह से गांव में नगद के रिश्ते फैल चुके थे। पहले क्या होता था? वस्तु विनिमय देखने को मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। वस्तु विनिमय की जगह पर अब मुद्रा विनिमय होने लगा। जैसे ही कोई जैसे अनाज, एक्स्ट्रा अनाज किसान के पास बचता था तो वो उसको मंडी में बेच सकता था, उसको नगद पेमेंट मिल जाती थी। गांव में किसी भी तरह का व्यापार होता हो तो वो लोग मुद्रा विनिमय के सहारे से ये कार्य किया करते थे। अब उससे आगे बता रखा है, मुगलों के केंद्रीय इलाकों में कर की गणना वसूली भी नगद में करते थे। केंद्रीय इलाके का मतलब होता है कि जहां राजधानी के आसपास का इलाका जो होता है वो केंद्रीय इलाका है, मध्य इलाका होता है, प्रमुख इलाका होता है। तो इसमें जो टैक्स का अकाउंट तैयार करते थे, टैक्स के बारे में गणना करते थे, कैलकुलेशन करते थे, और जो वसूल करते थे उसे, उसके बारे में बताया गया है। तो वो सारा कैसे करते थे? कैश पेमेंट में करते थे। जो भी दस्तकार निर्यात के लिए उत्पादन करते थे, मान लीजिए कोई देश देश से बाहर अपना कोई उत्पाद बेचना चाहता है, जैसे कोई लोहार है या फिर कोई दस्तकार है, किसी भी तरीके का, जैसे चित्रकार, पेंटर या कोई मिस्त्री, कोई भी काम करता है, हाथ की दस्तकला से प्रशिक्षित है, तो वह अगर बाहर देशों के लिए निर्यात करना चाहता है तो उसको कैश पेमेंट मिलेगी। उन्हें उनकी मजदूरी और पूर्व भुगतान यानी एडवांस पेमेंट भी उनको नगद में मिलता था। इस रेशम और नील की खेती करने वाले जो किसान होते थे उन्हें भी कैश पेमेंट एडवांस में मिल जाता था। यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं। गांव में मुद्रा का प्रभाव, यहाँ पे सर्राफ जो है कौड़ियों के मुकाबले पैसे की कीमत को आंकता है। जहाँ पे रुपए की कीमत तो वो बढ़ा देता है, लेकिन पैसे की कीमत को घटा देता है। अब लोग जैसे ही रुपए के रूप में कन्वर्ट कराने लोग आएंगे तो उनका शोषण होगा। तो यहाँ पर सर्राफ के बारे में बताया गया है। किसने हमें बताया? कहाँ से ये सोर्स मिला? 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जॉन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, ये 17वीं सदी में इंडिया में आए थे, और उन्होंने गांव के स्तर पर इस तरह से मुद्रा का लेन देन या मुद्रा का फेरबदल करने वाले लोगों के बारे में बताया, जिन्हें सराफ कहा जाता था। सराफ का चित्र आप देख पा रहे होंगे, एक तराजू इसके हाथ में है,
और यह उसके वजन के मुताबिक इनकी कीमत आंकते हुए और उसका विनिमय कर रहा है। यहाँ एक महिला चरखे पर काम करते हुए सूत काटते हुए दिखाई पड़ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चर्चा कीजिए। इस अनुभाग में जिन पंचायतों का जिक्र किया गया है वे आपके मुताबिक किस तरह से आज की ग्राम पंचायतों से मिलती जुलती थी अथवा भिन्न होती थी। अब हमें यहाँ पे ये अनुमान लगाना है। अपने गांव की पंचायत को देखिए और जिस तरह की पंचायत का यहाँ पे विवरण डाला गया है उनमें क्या क्या समानता है और क्या क्या असमानता है। तो अगर हम समानता की बात करें तो ये बात है कि गांव में कोई एक मुखिया चुना जाता है। आज भी गांव में एक मुखिया होता है, सरपंच होता है, और ग्राम पंचायत के अंदर बड़े बुजुर्गों का बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। तो सामाजिक जब पंचायत कभी होती है किसी मुद्दे पर तो अब भी जो है ग्राम पंचायतें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि मैंने उदाहरण के जरिए भी बताया था कि कुछ गांव हैं ऐसे इंडिया के लेवल पर, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, जिन्होंने पंचायती स्तर पर हर तरह के मुकदमे को या हर तरह के मामले को निपटा दिया है। तो उसकी भूमिका अगर देखें तो बड़ी भूमिका मानी जाएगी। और जो ग्राम पंचायत के बारे में और क्या हम कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत जो है यहाँ पर जैसे टैक्स देने की वाली बात है तो उसमें सरपंच के माध्यम से टैक्स कलेक्शन का काम उस समय ज्यादा होता था। तो आज के समय में ऐसा नहीं है, तो ये अंतर हो जाता है। आज के समय में हम ये भी कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत को ज्यादा न्यायपूर्ण जो विवाद हैं, फैसले हैं, वो लेने का हक कम यूज करने दिया जाता है, क्योंकि लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने हैं कि उस समय पंचायतें जो हैं न्याय प्रदान करने के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। लेकिन यहाँ हम इसमें ये भी पढ़ चुके हैं कि ताकतवर हस्ती न्याय देने में उनका प्रभाव रहता था, और वो मुझे नहीं लगता कि न्याय सही तरीके से उस समय होता होगा। अब आगे चलते हैं, कृषि समाज में महिलाएं। जैसे कि शायद कई समाजों में आपने गौर किया होगा, उत्पादन की प्रक्रिया में मर्द और महिलाएं खास किस्म की भूमिकाएं अदा करते हैं। यानी जब भी कोई प्रोडक्शन होता है, किसी भी तरह का प्रोडक्शन, खेती का प्रोडक्शन भी होता है, तो उसमें पुरुष भी और महिलाएं भी अपनी अपनी भूमिकाएं अदा करते हैं। जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वही महिलाएं मर्द और कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम करते थे। जैसे कि इन्होंने इसमें उदाहरण के जरिए भी बता दिया है कि खेतों के अंदर महिलाएं और पुरुष मिलके काम करते थे। मर्द खेत जोतते थे, यानी खेत की जुताई का काम पुरुष वर्ग करता था, हल भी चलाते थे। महिलाएं बुआई का काम, निराई का और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसल को दाना निकालने का काम भी करती थी। कौन कौन से काम पुरुषों के हैं, कौन कौन से महिलाएं के हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। कृषि समाज के अंदर मर्द जो है खेत की जुताई का काम, हल चलाते हैं। बुआई का काम, फसल बुआई का काम जो है महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि उस समय बुआई का मेन तरीका जो है, जैसे कि कोई भी फसल बोनी है तो उसके बीज को छिड़कना होता था, तो यहाँ पे बुआई का तरीका महिलाएं कर रही हैं। निराई, जैसे कि खरपतवार के जो पौधे उग जाते हैं, एक्स्ट्रा पौधे उग जाते हैं फसल के अलावा, उससे फसल कमजोर हो सकती है, तो उसे हटाने का काम ये करती हैं। और फसल की कटाई का काम भी यही करती हैं, और उसे फसल को निकालने का काम भी महिलाएं करती हैं। तो ज्यादा भूमिकाएं महिलाओं की भी बहुत रही हैं। जब छोटी छोटी ग्रामीण इकाइयों का और किसान की व्यक्तिगत खेती का विकास हुआ, व्यक्तिगत खेती का मतलब होता है किसान को अपनी पर्सनल खेती करने का हक मिल गया था, और गांव के अंदर छोटी छोटी यूनिट बना दी गई थी, जो कि मध्यकालीन भारतीय कृषि की खासियत थी। मध्यकालीन कृषि समाज से पहले अगर हम देखें तो इस तरह की व्यक्तिगत पर्सनल प्रॉपर्टी किसान को नहीं दी जाती थी। तब घर परिवार के संसाधन श्रम और उत्पाद की बुनियाद बने। यानी जैसे ही किसान को ये हक दिया गया, वह अपनी पर्सनल खेती कर सकता था, तो घर परिवार के संसाधन श्रम उत्पाद की बुनियाद बन गए। यानी घर परिवार के जो लोग थे वो मजदूरी के अंदर, यानी जो मजदूर की भूमिका के रूप में अपने खेतों में खुद काम कर लेते थे और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन जुटाने की कोशिश करते थे। आगे जाते हैं। स्वाभाविक तौर पर ऐसे में लिंग बोध के आधार पर आमतौर पर किया जाने वाला जो फर्क है, घर के लिए महिलाएं और बाहर के लिए मर्द, मुमकिन नहीं था। अब यहाँ पे बताया गया है कि जब काम बढ़ जाता है, जब लोगों को लगता है कि हाँ हम अपनी पर्सनल खेती करते हैं, तो पुरुष भी काम कराते हैं, महिलाएं भी काम करते हैं, और जो उनकी भूमिकाएं आमतौर पे जो परंपरागत भूमिकाएं रहती थी, अब उससे बढ़ करके वो आगे बढ़ के काम करने लगते हैं। महिलाएं भी, जैसे इसमें बता भी रखा है, कुछ काम ऐसे होते थे जो महिलाएं घर से बाहर का काम भी कर लेती थी, और पुरुष भी कोई जरूरी नहीं कि जो उनके लिए भूमिकाएं तय की जाती हैं उसी भूमिका में बंधे रहें, वो भी कभी कभी उसके अंदर मतलब उस बंधन को तोड़ करके उस कार्य को करते थे। यानी घर के काम में हाथ बटा देते थे पुरुष, और महिलाएं बाहर के काम भी कर लेती थी।
यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। लिंग बोध जो है एक बंधन की तरह जो होता था उसको अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा। फिर भी अब आगे और बता रखा है, फिर भी महिलाओं की जैव वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को लेकर लोगों के मन में पूर्वाग्रह बने रहे। यानी लोगों के विचार जो हैं अब भी यही मानते थे कि महिलाओं की जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे बच्चे को पैदा करना है, तो इस तरह की जो भूमिकाएं हैं वो कोई पुरुष नहीं कर सकते थे। तो ये लोगों के मन के अंदर ये बिल्कुल बैठ गया था कि इनकी भूमिकाएं घरेलू भूमिकाएं ही ज्यादा ठीक रहेंगी। मसलन पश्चिमी भारत में राजस्वला महिलाओं को हल और कुम्हार का चाक छूने की इजाजत नहीं होती थी। राजस्वला महिलाएं वे महिलाएं होती थी जैसे जो एक मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है जो महिलाओं में देखने को मिलता है, तो उस दौरान जो उनका महीने के अंदर जिस तरह की वो परिस्थिति उनको कुछ दिन के लिए रहती है, 4 से 5 दिन या 3 दिन जो भी रहता है, तो उस दौरान वो हल या कुम्हार के चाक को नहीं छू सकती थी। मतलब ये पवित्र समझे जाते थे। और इस तरह से बंगाल में अपने मासिक धर्म के समय महिलाएं पान के बागान में नहीं घुस सकती थी। जो पान का बगीचे लगे होते थे जिनमें पान के पत्ते होते हैं, आपने देखा होगा, पान चबाने के काम आता है। ये यूपी के अंदर बहुत ज्यादा फेमस होता है ये। तो बंगाल के अंदर जो मासिक धर्म में महिलाएं रहती थी, रजस्वला भी वही महिलाएं होती है और मासिक धर्म भी उसी को बोला जाता है बेटा। ये कोई अलग से वो नहीं है, सेम है ये। तो यहाँ पे महिलाएं जो है पान के बगीचे में नहीं जा सकती थी। ये भी इसीलिए कि वो पवित्रता का ख्याल रखते हुए सूत काटने का, बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को साफ करने का, गूंथने का, कपड़ों पर कढ़ाई जैसे दस्तकारी के काम उत्पाद के ऐसे घरेलू थे जो महिलाओं के श्रम पर निर्भर करते थे। अब यहाँ पे पता लग रहा है कि हमें महिलाओं के और काम हमें पता लग गए कि और क्या क्या करती थी। सूत काटने का काम महिलाएं करती थी, बर्तन बनाने की फैक्ट्री, बर्तन बनाने की मिट्टी को साफ करना, यानी जहाँ जिससे मिट्टी बनती है, जैसे कुम्हार का चाक है वो मिट्टी से बर्तन बनाता है, तो उससे पहले मिट्टी को साफ करना इनका काम रहता था। गूंथना इनका काम होता है, जैसे आटे को गूंथते हैं। कपड़े पर कढ़ाई करने का काम इनका रहता है। तो ये सभी काम किस पे डिपेंड कर रहे थे? महिलाओं की भूमिकाओं पर, यानी महिलाएं इस काम को करती थी। किसी वस्तु का जितना वाणिज्यीकरण होता था उसके उत्पाद के लिए महिलाओं के श्रम की उतनी ही मांग होती थी। यानी जो चीज जितनी ज्यादा कमर्शलाइज होती थी, कमर्शलाइज का मतलब होता है जितना ज्यादा ट्रेड होता है उस चीज का, जैसे कपास से बने हुए उत्पादों का ज्यादा ट्रेड होता है तो उसमें महिलाओं का काम उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। यानी बारीक काम में महिलाएं पारंगत होती हैं, इसलिए भी ऐसा होता था। दरअसल किसान और दस्तकार महिलाएं जरूरत पड़ने पर ना सिर्फ खेतों में काम करती थी बल्कि नियोक्ताओं के घरों पर भी जाती थी और बाजारों में भी जाती थी। यानी किसान और दस्तकार महिलाएं, किसानों के घर में जो महिलाएं होती हैं वो भी, और दस्तकार महिलाएं ये खेतों में भी काम करती थी, और जरूरत पड़ती थी जो नौकरी पे रखने वाले होते थे कुछ लोग, उनके घरों पे भी काम करने जाती थी। जैसे कपड़ा बनाने वाले कुछ बुनकर होते हैं उनके घरों पे जाती थी, कुछ बाजारों में भी काम करती थी। तो यहाँ पे हमने कृषि समाज के अंदर महिलाओं की भूमिकाओं पे प्रकाश डाला है। तो ये सभी भूमिकाएं इसमें आई हैं। अब उससे आगे चलिएगा। चूंकि समाज श्रम पर निर्भर था इसलिए बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। यानी उस समय सब समझते थे कि समाज जो है काम जो किस तरीके की भूमिकाएं निभाता है उस पर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ पे जो महिलाएं हैं बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती थी और आज भी रखती हैं, तो इस तरह की जो भूमिकाएं उनके महत्वपूर्ण भूमिकाओं के अंदर मानी जाती थी। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से शादीशुदा महिलाओं की कमी रहती थी? क्योंकि शादीशुदा महिलाओं की कमी इसलिए थी क्योंकि एक तो कुपोषण का शिकार हो जाती थी, उन्हें तरह तरह की बीमारियां घेर लेती थी, इसलिए वो गुजर जाती थी। बार बार मां बनना पड़ता था उन्हें, यानी बच्चे पैदा करने होते थे, इस वजह से उनका शारीरिक स्वास्थ्य कमजोर हो जाता था और प्रसव के दौरान उनकी मौत हो जाती थी। जब बच्चा पैदा हो रहा है तो उस समय उनकी मौत हो जाती थी क्योंकि उस समय इतना देखभाल के वो नहीं रहता था, इतना अच्छा खाना भी उन्हें नहीं मिलता था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हो गए जो सम्रांत समूहों से बहुत ही अलग होते थे। यानी किसानों के परिवार में और दस्तकारों के परिवार के अंदर कुछ ऐसे नए रिवाज, सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो सम्भ्रांत परिवारों में नहीं होते थे। सम्भ्रांत परिवार कैसे होते हैं? जो धनवान परिवार होते हैं। कई ग्रामीण समुदायों में शादी के लिए दुल्हन की कीमत अदा करने की जरूरत होती थी, ना कि दहेज की। यानी गांव के अंदर जो विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते थे वो दुल्हन की कीमत अदा करते थे।
पैसे देकर के दुल्हन प्राप्त करते थे और दहेज नहीं लेते थे। तलाकशुदा महिलाएं, विधवाएं दोनों ही कानूनन शादी कर सकती थी। ये मुगल साम्राज्य के दौरान की बात है कि जो तलाक ले चुकी महिलाएं होती हैं वो भी शादी कर सकती थी, जो विधवा हो चुकी महिला है वो भी कानूनन शादी कर सकती थी। ये कानूनी रूप से वेरीफाई किया जा चुका था, यानी सब लोगों को ये हक था। इस तरह के महिलाओं को ये हक दिया गया था, तलाकशुदा महिलाएं भी शादी करेंगी, विधवा महिलाएं भी शादी करेंगी। जबकि हमारे समाज के अंदर अगर हम परंपरागत रूप से देखें तो पहले ये हक विधवा महिलाओं को नहीं दिया गया था। महिलाओं की प्रजनन शक्ति को इतनी अहमियत दी जाती थी कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर रहता था। यानी प्रजनन शक्ति का मतलब ये मानते हैं कि जैसे बच्चे पैदा करने की जो क्षमता है वो प्रजनन शक्ति कहलाती है, और इसमें माना जाता है कि उस पर काबू खोने का बड़ा डर रहता था। यानी अगर जैसे ये माना जाता था कि महिलाओं को कंट्रोल में रखा जाना चाहिए, अगर महिलाओं पे कंट्रोल ओवर कंट्रोल हो जाता है तो उसका उन्हें डर रहता था। स्थापित रिवाजों के मुताबिक घर का मुखिया मर्द होता था, यानी घर का मुखिया किसको बनाया गया है? पुरुष सत्तात्मक सोच की वजह से, पितृ सत्तात्मक सोच की वजह से यहाँ पर जो सिस्टम है, पैट्रिलिनी सिस्टम है, इसमें घर का मुखिया मर्द होता था। इस तरह से महिला पर परिवार और समुदाय के मर्दों के द्वारा पुरजोर काबू रखा जाता था। परिवार के लोग भी और समुदाय के लोग भी महिला पर अपना नियंत्रण बना के रखते थे। बेवफाई के शक पर महिलाओं को भयानक दंड दिए जा सकते थे, यानी उनको शायद मृत्यु दंड दिया जाता होगा। अगर कोई बेवफा महिला निकलती है, यानी उसके गलत संबंध पाए जाते हैं, तो उसको मार दिया जाता था। इस तरह के उसमें पनिशमेंट होते होंगे। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र आदि पश्चिमी भारत के इलाकों से मिले दस्तावेजों में ऐसी दरख्वास्त मिलती हैं जो महिलाओं ने न्याय और मुआवजे की उम्मीद से ग्राम पंचायत को भेजी थी। ये कहाँ कहाँ का उदाहरण हम देख रहे हैं? राजस्थान में भी ऐसा हुआ, गुजरात में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ। भारत के बहुत से इलाकों से इस तरह के डॉक्यूमेंट हमें मिले हैं जिसमें महिलाओं के द्वारा दरख्वास्त भेजी गई, एप्लीकेशन भेजी गई मुआवजे के लिए ग्राम पंचायत को कि हमें मुआवजा दिया जाए। पत्नियां अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती दिखाई देती हैं या फिर गृहस्थी के मर्द पर भी आरोप लगाती है कि पत्नी और बच्चों की अनदेखी करता है। यानी यहाँ पे दो परिस्थितियां बता रखी हैं। एक में पत्नियां क्या कह रही हैं, एप्लीकेशन के अंदर इस तरह की समस्याएं आती थी सामने कि वे अपने पतियों की बेवफाई का विरोध करती हैं कि उनका जो पति है वो बेवफा है, उसका किसी कहीं बाहर उसका गलत संबंध है। और यहाँ गृहस्थी के जो मर्द हैं वो बच्चों की अनदेखी करते हैं, पत्नी की केयर नहीं करते हैं, बच्चों की केयर नहीं करते हैं, इसका शिकायत करती थी। मर्दों की बेवफाई हमेशा दंडित नहीं होती थी। यहाँ ये बात गौर करने लायक है, अगर महिलाएं बेवफाई करती हैं तो उनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाता था, भयानक दंड दिया जाता था। लेकिन मर्द बेवफाई करते हैं तो उन्हें दंडित नहीं करते थे। लेकिन राज्य और ऊंची जाति के लोग अक्सर ये सुनिश्चित करने की कोशिश करते थे कि परिवार के भरण पोषण का इंतजाम हो जाए। यानी राज्य भी ध्यान रखता था, ऊंची जाति के लोग भी यह ध्यान रखते थे और ये पता लगाने की कोशिश करते थे कि जो परिवार के अंदर भरण पोषण का इंतजाम पुरुष समाज के द्वारा किया जाना जरूरी है, यानी ये मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ज्यादातर जब महिलाएं पंचायत को दरख्वास्त देती थी तो उनके नाम दस्तावेजों में दर्ज नहीं किए जाते थे। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाएं अगर पंचायत में दरख्वास्त देती हैं और उसका नाम उसमें दिया गया है तो हो सकता है उस महिला के साथ उसी के परिवार के द्वारा गलत व्यवहार किया जाए, इसलिए उसका नाम नहीं होता था। दरअसल यहाँ पे दरख्वास्त करने वाली हवाला गृहस्थी के मर्द और मुखिया की माँ, बहन या पत्नी के रूप में दिया जाता था। यानी उनका नाम किस तरीके से लेते थे? गृहस्थी के मर्द, मुखिया की माँ, बहन या पत्नी। मुखिया की बहन लगती है, मुखिया की पत्नी है, या गृहस्थी के मर्द और मुखिया की माँ। इस तरीके से उदाहरण देकर के समझाया जाता था कि ये किसी महिला की समस्या है। भूमिहर भद्रजनों में महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। जो भी इस तरह के ऐसे संभ्रांत परिवार होते थे जिनके पास, जो एलाइट ग्रुप कह सकते हैं हम इनको, जिनके पास में पर्सनल प्रॉपर्टी ज्यादा रहती थी, तो इस तरह के भूमिहन भद्रजन जो है, जेंटल पर्सन जो हैं, वो महिलाओं को पुश्तैनी संपत्ति का हक मिला हुआ था। अब इसके अंदर ये ध्यान रखने की जरूरत है, संभ्रांत परिवारों में महिलाओं को प्रॉपर्टी मिली हुई थी, वो इस तरह की प्रॉपर्टी की मालिक थी। पंजाब में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां महिलाएं, विधवा महिलाएं भी पुश्तैनी संपत्ति के विक्रेता के रूप में ग्रामीण जमीन के बाजार में सक्रिय हिस्सेदारी रखती थी। यानी यहाँ पे उदाहरण से ये समझा रखा है कि यहाँ पे महिलाएं, सभी महिलाएं टोटल, विधवा महिलाएं भी, यानी यहाँ पे विधवा महिलाओं के साथ भी कोई भेदभाव नहीं किया गया है, पुश्तैनी संपत्ति जो उनके पूर्वजों की जो संपत्ति है उस संपत्ति की विक्रेता के रूप में और ग्रामीण बाजार के अंदर
ग्रामीण बाजार के अंदर वो भूमिकाएं सक्रिय भूमिका अदा कर सकती थी, यानी उसमें भाग लेती थी, अपनी जमीन बेच सकती थी। हिंदू और मुसलमान महिलाओं की जमींदारी उत्तराधिकार में मिलती थी, जिसे बेचने और गिरवी रखने के लिए वे स्वतंत्र थी। यानी यहाँ पे महिलाओं के लिए कहा गया है, हिंदू महिलाओं और मुसलमान महिलाओं को जमींदारी का जो हक है, यानी बड़े बड़े जो जमींदार होते थे उनके पास बड़ी बड़ी जागीरें थी, जमीन थी, उसको बेचने का हक रखती थी। गिरवी रखने का हक, दूसरी जगह पे गिरवी रख दिया, उससे पैसे उठा लिए, तो ऐसा हो सकता था। बंगाल में भी महिला जमींदार पाई जाती थी। यहाँ ये बात उल्लेखनीय है कि ज्यादातर पुरुष जमींदार होते थे, लेकिन बंगाल के उदाहरण से ये बात जाहिर हो रही है, स्पष्ट जाहिर हो रही है कि महिला जमींदार भी पाई जाती थी। 18वीं सदी की सबसे बड़ी और मशहूर जमींदारियों में से एक थी राजशाही की जमींदारी, जिनकी कर्ता धर्ता एक स्त्री थी। यहाँ पे 18वीं सदी का उदाहरण देकर के बताया गया है, एक बहुत बड़ी और एक मशहूर जमींदारियों में से एक राजशाही की जमींदारी होती थी। राजशाही की जमींदारी का मतलब उसका राज परिवार से लिंक रहा होगा, यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है। अब उसके बाद में हम चित्रों पे आते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं, यानी इसके अंदर ये बताया गया है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य चल रहा है और महिलाएं छोटे छोटे पत्थरों को और छोटे टुकड़ों में बांट करके उसको एक निश्चित रूप दे रही हैं। तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी, जो कि किसके शासनकाल में राजधानी बनी, अकबर के, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के शासनकाल के अंदर ये राजधानी बनी है। यानी पहले उसकी राजधानी आगरा रही और फिर उसने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन फतेहपुर सीकरी की राजधानी बनाने के बाद एक बड़ी समस्या से जूझना पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पानी की समस्या होती थी। अब इसके बाद आगे चलते हैं। बोझा ढोती हुई महिलाएं, यानी महिलाएं वजन ढो रही हैं, यहाँ पे ये बताया गया है। और आसपास के दूसरे गांवों में आने वाली महिलाएं अक्सर ऐसे निर्माण स्थलों पर काम करती थी, यानी आसपास की गांवों से भी महिलाएं किसी भी तरह जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसके अंदर भूमिकाएं अदा करती थी या काम करती थी। क्या आपके प्रांत में कृषि भूमि पर महिलाओं और मर्दों की पहुंच में कोई फर्क है? क्या आप अपने इलाके में देखिए, अपने गांव के आसपास देखिए, क्या पुरुष के अंदर या फिर महिला के अंदर जो कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड जो है, वहां पर जो पहुंच होती है, खेत में पहुंच का मतलब होता है नियंत्रण, कि कृषि समाज के अंदर क्या आज भी कोई फर्क नजर आता है महिलाओं और पुरुषों में? तो ऐसा यहाँ पे काम को लेकर के अंतर तो होता ही है। वैसे आज के समय में ज्यादातर काम महिलाएं अब भी करती हैं, खेती से जुड़े हुए काम बहुत ज्यादा करती हैं। फसल की कटाई का है, निकालने का है, या फसल खरपतवार हटाना है, कई बार सिंचाई में भी मदद कर देती हैं। और जो बुआई का काम है और जुताई का काम है वो पुरुष वर्ग के द्वारा किया जाता है। और खेतों की जैसे मेड़बंदी का काम है पुरुष वर्ग ज्यादा कराते हैं। अब आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे हम जंगल और कबीले, यानी उस समय के क्षेत्र में बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे और कबीले जनजाति वहां पे रहती थी, यानी एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग वहां जंगलों में रहते थे, जंगलों में बसे हुए होते थे। बसे हुए गांव से परे, यानी ये लोग कैसे होते थे, जो गांव की तरह बसे हुए नहीं होते थे, ये अलग तरह से वहां पर बसे रहते थे। ग्रामीण भारत में बसे हुए लोगों की खेती के अलावा भी बहुत कुछ था, यानी कुछ लोग बसे हुए लोग खेती करते थे, उसके अलावा भी और कुछ था। क्या था? और उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत की गहरी खेती वाले प्रदेशों को छोड़ दें तो जमीन के विशाल हिस्से जंगल और झाड़ियों से घिरे हुए थे। उत्तर भारत के अंदर और उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर, उत्तर पश्चिमी में कौन कौन सा हिस्सा आएगा? उत्तरी इलाके के अंदर जैसे कि जम्मू कश्मीर का है, यूपी का है, और उत्तरांचल है, या फिर जो हिमाचल प्रदेश है, और इधर हम सिक्किम के अंदर इसको शामिल कर सकते हैं, वेस्ट बंगाल, ये उत्तरी इलाके हो गए। और जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी कौन से हो गए? राजस्थान का हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी का कुछ हिस्सा, इस तरह से हम इसमें शामिल कर सकते हैं जो उत्तर पश्चिमी इलाके में आएंगे। दक्षिणी भारत का यहाँ आगे बता रखा है इसके अंदर कि ये झाड़ियों से घिरे रहते थे। झाड़ी को यहाँ पे खरबंदी कहा गया है, झाड़ी को एक नया नाम दिया है इन्होंने, खरबंदी। ऐसे इलाके झारखंड सहित पूरे पूर्वी भारत, मध्य भारत और उत्तरी क्षेत्र, जिसमें भारत और नेपाल के सीमावर्ती इलाके की तराई शामिल है। यहाँ पे यानी हिमालय प्रदेश की तलहटी का जो प्रदेश होता है उसे तराई कहा जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, उत्तरांचल में पड़ता है तराई का मैदान। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि झारखंड का और पूर्वी भारत का, मध्य भारत का, उत्तरी क्षेत्र का, जो भारत और नेपाल की
सीमावर्ती इलाके होते हैं, भारत और नेपाल की बाउंड्री से टच इलाके होते हैं, उनको कहा गया है। दक्षिणी भारत का पश्चिमी घाट दक्कन के पठारों में फैले हुए थे। यानी जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। पश्चिमी घाट एक पर्वत होता है, एक तरह से ऊंचा ऊंचा पठारी प्रदेश होता है, इसको मेनली तो हमें ये मानना चाहिए। और जो पूर्वी घाट में भी ऐसा पर्वतीय क्षेत्र भी होता है और मुख्यतः ये पठारी क्षेत्र होते हैं। तो ये इलाके मैदानी इलाके से थोड़ा ऊंचे होते हैं, इनको टेबल लैंड भी कह सकते हैं। यहाँ पे हम दक्षिणी भारत का जो पश्चिमी घाट का इलाका है, जैसे आप गोवा से नीचे की तरफ केरला का जो इलाका है, तो वो पश्चिमी घाट का इलाका हो जाता है। और पूर्वी घाट के अंदर जैसे कि उधर आपने चेन्नई से लेकर के और ऊपर कोलकाता तक का जो ये प्रदेश हैं जो पूर्वी छोर पर पड़ते हैं, उन्हें पूर्वी घाट कहा जाता है। तो यहाँ आगे चलते हैं हम। दक्षिणी भारत के अंदर ये हो गया। हालांकि इस काल में अखिल भारतीय स्तर पर जंगलों के फैलाव का औसत निकालना लगभग असंभव है, फिर भी समसामयिक स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर अंदाजा लगाया जा सकता है। यह औसत करीब करीब 40% था। यानी उस समय, आज के समय में हम देखते हैं तो हमारे पास जंगलों की जो प्रतिशत है वो एक बार तो हमारा 18% तक रह गया था और धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ 24-25 तक पहुंचा है, और बहुत ज्यादा नहीं है। 33% प्रत्येक देश के अंदर वन का क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन उस समय मुगलों के साम्राज्य में 40% क्षेत्र वनों से घिरा हुआ था या ढका हुआ था। समसामयिक जो रचना है जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करती है। यानी जंगल में जो भी आदिवासी लोग रहते थे उन लोगों को ये लोग जंगली बुलाते थे, लेकिन जंगली होने का मतलब सभ्यता का ना होना बिल्कुल भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि लोग ये सभ्य नहीं थे या फिर ये इनका आचरण गलत था, ये लोग सभ्य थे। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। यानी जो जंगली शब्द है, जंगली शब्द का जो आज के समय में जो वर्तमान में अर्थ निकाला जा रहा है उसका मतलब होता है सभ्य नहीं होना, लेकिन ये उस समय के अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय ये लोग सभ्य हुआ करते थे। वैसे आजकल इस शब्द का प्रचलित अर्थ यही है। उन दिनों इस शब्द का इस्तेमाल ऐसे लोगों के लिए होता था जिसका गुजारा जंगल के उत्पादों, शिकार और स्थानांतरित खेती से होता था। यानी जो लोग जंगल में रहता है, शिकार करके गुजारा करता है, जंगल से प्राप्त उत्पाद खाता है या इस्तेमाल करता है, उसी पे डिपेंड उसकी आजीविका करती है, तो ऐसे लोगों को ये लोग जंगली बुलाते थे। ये काम मौसम के मुताबिक होते थे, क्योंकि बदलते हुए मौसम में प्राप्त होने वाले फल, प्राप्त होने वाली सब्जियां या जो मतलब मौसम का बदलते हुए परिस्थितियों में चेंज होता रहता था। और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि ये लोग स्थानांतरित खेती करते थे, एक स्थान पर कंटिन्यू खेती नहीं करते थे, ये स्थान बदल बदल करके खेती करते थे। जब किसी एक स्थान पर खेती के अंदर उत्पादन घटता जाता था तो उस स्थान को छोड़ देते थे, नए वन क्षेत्र को साफ करके वहां पे खेती करते थे। इसके अंदर जो पेड़ों को काट करके उनके ठुट्ठों को जला दिया जाता था और उस क्षेत्र को खेती के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। उदाहरण के तौर पर भीलों में, जो भील राजस्थान के अंदर मिलते हैं, भील जनजाति है, वसंत के मौसम में जंगल के उत्पाद इकट्ठा करते थे ये लोग वसंत के मौसम में, और गर्मियों के अंदर मछली पकड़ ली जाती थी, मानसून के महीनों में खेती करते थे। यानी 3 एक्टिविटी यहाँ पे भील जनजाति के लोगों की बताई गई है कि जंगल से उत्पाद इकट्ठा करना वसंत के मौसम में, गर्मी में मछली पकड़ना और मानसून के मौसम में खेती करने का काम, शरद और जाड़े के महीनों में शिकार करने का काम। और यह सिलसिला लगातार गतिशीलता की बुनियाद पर खड़ा हुआ था, यानी लगातार ऐसा चलता रहता था। इस बुनियाद को मजबूत भी करता था। लगातार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहना इन जंगलों में रहने वाले कबीलों की खासियत थी। यानी जितने भी आदिवासी लोग यहाँ जंगलों में रहते थे, सब एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, क्योंकि उनको जंगल से प्राप्त उत्पादों पर गुजारा करना होता था। जहां तक राज्य का सवाल है, इसके लिए जंगल उलटफेर वाला इलाका था, यानी इसके अंदर बड़ा फेरबदल होता था। बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा ये माना जाता था, जिसको मवास कहते थे। मवास का मीनिंग क्या होता है? बदमाशों को शरण देने वाला अड्डा। ये जैसे कि चंबल नदी की घाटी के अंदर और कुछ बदमाश जो है इस इलाके में, वन क्षेत्र में शरण लेके रखते हैं। एक बार फिर हम बाबर की ओर देखते हैं, जो कहता है जंगल एक ऐसा रक्षा कवच था जिसके पीछे परगना के लोग बड़े विद्रोही हो जाते थे और कर अदा करने से मुकर जाते थे। यहाँ पे बताया गया है कि जो बाबर के समय के दौरान कि जंगल उनके लिए एक सुरक्षा का काम करता था। टैक्स देने का समय आया तो टैक्स देने को लेकर के वो विरोध कर देते थे। जब उन पे सख्ती बढ़ती जाती थी तो वन क्षेत्र में जाकर के शरण प्राप्त कर लेते थे। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है, देखिएगा, इस चित्र को आप देखिए, समझिए।
आप इस चित्र में जो देखते हैं उसका वर्णन कीजिए, इसमें कौन सा सांकेतिक तत्व है जो शिकार को एक आदर्श न्याय व्यवस्था को जोड़ता है। यानी ये लोग शिकार करने को ठीक क्यों समझते हैं। यहाँ हम एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसका चारों तरफ जो है दिव्य प्रकाश को हम देख पा रहे हैं, और ये शिकार करने के मकसद से यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हिरण का यहाँ कुछ हिरण और भी ऊपर नजर आ रहे हैं, बहुत से पक्षी हैं, और ये ऊपर की तरफ, और ये नीचे पशु हैं। इनका शिकार करने के मकसद से यहाँ पे हैं और इसको उचित मान रहे हैं कि ये ठीक कर रहे हैं। नील गाय का शिकार करते हुए शाहजहां का चित्र यहाँ पे दिखाया गया है। ये इनको यहाँ पे नील गाय बताते हैं। नील गाय का मतलब होता है रोंज, जो आज के अपने इस समय के दौरान रोंज कहा जाता है, रोज भी कह देते हैं, तो वो नील गाय कहलाता है, और हरियाणा का ये एक राज्य पशु भी है। यहां तक का ये टॉपिक आप इसको प्रॉपर तरीके से रीड करें, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा और आगे पढ़ा दें। एक पैराग्राफ और देख लीजिए। जंगलों में घुसपैठ। देखिए बेटा, जंगल के अंदर कौन लोग घुसपैठ करते थे। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी, यानी बाहर के लोग आते थे और वो लोगों के जीवन को प्रभावित करते थे। मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है या कोई प्रॉब्लम है, बताइए। सर क्लियर है। सही है बेटा। जंगल में बाहरी ताकतें कई तरह से घुसती थी। मसलन राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी, यानी हाथी कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे, तो राज्य को सेना के लिए हाथियों की जरूरत होती थी। इसलिए जंगल पे बाहरी ताकतें इन पर नियंत्रण करके रखती थी। इसलिए जंगल वासियों से ली जाने वाली पेशकश में अक्सर हाथी भी शामिल होते थे। जो जंगल के अंदर आदिवासी लोग होते थे, अगर उनसे कोई गिफ्ट लिया जाता था या एडवांस पेमेंट उनसे की जाती थी या कोई समझौता होता था, तो वो हाथी एज ए गिफ्ट भी लोगों को प्रदान करते थे, राज्य को प्रदान करते थे, सरकार को प्रदान करते थे। मुगल राजनीतिक विचारधारा में गरीबों और अमीरों सहित सबके साथ जुड़ते हुए राज्य के गहरे सरोकार का एक लक्षण था। यानी मुगल साम्राज्य के अंदर उसकी विचारधारा में गरीबों से भी जुड़े रहते थे, अमीरों से भी जुड़ के रहते थे, और राज्य के बहुत ही गहरे संबंध थे। उसके कौन कौन से लक्षण थे, देखिए। शिकार अभियान। शिकार अभियान इसका एक पहला लक्षण है। दरबारी इतिहासकारी की माने तो शिकार अभियान के नाम पर बादशाह अपने विशाल राज्य के कोने कोने का दौरा करते थे। यानी शिकार के बहाने से जो भी बादशाह होता था, मुगल बादशाह, विशाल साम्राज्य के अलग अलग कोने के अंदर अपना दौरा करते थे और शिकार करते थे। इस तरह से अलग अलग इलाकों के लोगों की समस्याओं को जान लेते थे कि यहाँ के लोग किस समस्या से ग्रसित हैं, और शिकायतों को व्यक्तिगत रूप से भी गौर कर सकते थे। अगर कोई व्यक्ति जैसे उनके दौरे के समय में उनकी शिकायत करता है तो उसकी शिकायत का समाधान भी कर सकते थे। यानी शिकार के साथ साथ उनका ये कार्य भी होता था। दरबारी कलाकारों के चित्रों में शिकार का विषय बार बार आता था। दरबारी कलाकार जितने भी हैं तो शिकार की गतिविधि को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, क्योंकि ये एक तरह का ऑब्जर्वेशन था, आम जनता के बीच जाकर के उनकी समस्या का समाधान करना, ये सब इससे जुड़ा हुआ था। इन चित्रों में चित्रकार अक्सर छोटा सा एक दृश्य डाल देते थे जो सद्भावनापूर्ण शासन का संकेत देता था। यानी कोई भी जब चित्र बनता था, जब भी कोई भी एक शिकार से संबंधित कोई भी गतिविधि का चित्र डाला है तो उसमें सद्भावनापूर्ण शासन का संदेश जरूर देते थे। यहाँ पे परगना किसे कहते हैं? परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल होता था, यानी एक ऐसा डिवीजन जो मुगल प्रांत के अंदर, जैसे कि अपना बावल एक सब डिवीजन है, तो इस तरह का ये प्रमंडल उस समय परगना कहलाता था। और आज के समय में भी परगना जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर थोड़ा प्रचलित है आज के समय में भी। अब आता है पेशकश। मुगल राज्य के द्वारा ली जाने वाली एक तरह की भेंट, एक गिफ्ट होता था बेटा, पेशकश। ये किन लोगों से ज्यादातर यहाँ पे हमने अब तक जो पैराग्राफ पढ़ा है, वैसे तो किसी से भी ले सकते थे, लेकिन जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं, आदिवासी जनजाति के लोग हैं, उनसे पेशकश मुगल राज्य के अधिकारी उसे प्राप्त करते थे। यहां तक के टॉपिक को पढ़ें आप एनसीईआरटी से, और एक एक टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस आप बना के देखें, उसमें अपने नोटबुक के अंदर राइट करें। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। जंगल में घुसपैठ किस तरह से होती थी, कौन लोग इसमें प्रभावित थे, वो जैसे इस पे क्वेश्चन बना सकते हैं। बसे हुए गांवों से परे जो जनजाति के लोग होते थे, जंगल का जीवन कैसा था, और यहाँ पे हमने कौन कौन सी परिस्थितियां पढ़ी हैं, जंगल में रहने वाले लोग क्या क्या करते थे, कौन कौन सी गतिविधि में वो लगे हुए थे, जैसे कि भीलों का एग्जाम्पल देकर यहाँ पे बताया गया है।
और यहाँ पे जंगलों को रक्षा कवच कैसे माना जाता था, जैसे कि लोग टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो वो जंगल में जाकर के छुप जाते थे, तो इस तरह का उस समय होता था। और जंगल उस समय लगभग 40% जो क्षेत्र होता था जंगल का क्षेत्र उस पे कवर किया करता था, और यहाँ पे झाड़ी को खरबंदी कहा गया है। उससे आगे कृषि समाज के अंदर जो महिलाओं की भूमिका रही है, उस महिला की भूमिका को विशेष रूप से यहाँ पे प्रकाश डाला गया है। इसमें अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होते हुए महिलाओं के द्वारा दिखाया गया है कि कंस्ट्रक्शन के अंदर भी महिलाएं भूमिका अदा करती थी, और बोझा भी महिलाएं ढोती थी कंस्ट्रक्शन साइट पर, और खेती के अंदर भी मदद करती थी, निराई का काम करती थी, फसल की कढ़ाई और कटाई दोनों काम कर वो करती थी। अब इस प्रकार ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट हो रहा है, और आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछिए। ठीक है बेटा, यू कैन लीव नाउ। हाँ बेटा, भूमिका पूछोगे कुछ?